अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी प्रोग्राम में आज बात होगी सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े मुकदमे की। 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे, आज उन्होंने फैसला महफूज किया है और बज़ाहिर ये फैसला महफूज होने के साथ ही हुक्मरान इत्तेहाद शायद गैर महफूज भी हो सकता है, क्योंकि सवाल यह है कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हवाले से जहाँ पे सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी गई हैं, अब गवर्नर भी इनकारी थे तारीख देने से, इलेक्शन कमीशन भी इनकारी था और सदर पाकिस्तान की तरफ से लिखे गए खत को आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था कि उनका अख्तियार नहीं है। 5 रुकनी बेंच ने आज दूसरे दिन भी अपनी समाअत जारी रखी और दरमियान में कुछ ऐसे मौके भी आए जब ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि कोई मसालियाती कौंसिल है, जब तमाम सियासी जमातों को चंद घंटे का वक्त दिया गया कि मुशावरत करके अगर इलेक्शन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हद तक किसी तारीख पे मुत्तफिक हो जाएं तो सुप्रीम कोर्ट ये मामला निपटा सकती है, मगर ऐसा हुआ नहीं और सुप्रीम कोर्ट को अब आइनी और कानूनी महाज के ऊपर अपना फैसला करना होगा। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब। कयूम सिद्दीकी साहब, आज तो बड़ा ही हंगामा खेज किस्म की समात रही है। शाम तकरीबन 5 बजे तक तो फैसले का इंतजार होता रहा, अब बताया गया है कि कल 11 बजे जो है अब फैसला सुनाया जाएगा। आपके ख्याल में आज की जो समात में मुख्तलिफ जो फ्रीकैन थे, जो मैं बताता चलूँ, एक तो तहरीक इंसाफ थी, बैरिस्टर अली जफर, वो ये कह रहे थे कि सदर ने जो तारीख दे दी है वो ठीक है, गुज़श्ता रोज़ उन्होंने किया। फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदर जो है उसको तारीख देने का कोई हक नहीं था और बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तारीख देनी है। फारूक नाइक साहब ने कहा कि जनाब ये सू मोटो तो बनता ही नहीं है, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट है नहीं और ये तारीख जो है वो सियासी जमातों ने नहीं देनी, ये तो सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला करे इसके ऊपर कि किसने देनी है। मंसूर अमान जो पीडीएम की तरफ से और नून लीग की तरफ से आए थे वो ये कह रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर कोई फैसला नहीं देना चाहिए और ये कोई इंसानी हकूक का मसला नहीं है। मुस्तफा रहमत गवर्नर पंजाब के जो वकील थे उन्होंने कहा जी हमने नहीं तोड़ी तो हम क्यों तारीख दें। इसी तरह पंजाब के जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने कहा जी हम तो निगरान हुकूमत हैं और खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल भी, हम तो जी निगरान हुकूमत है, हमें तो जो हुक्म होगा हम उस पर कर देंगे। सबसे दिलचस्प बात, जो सदर आरिफ अलवी की तरफ से वकील थे एडवोकेट सलमान अकरम राजा, उन्होंने आज बरमला एतराफ़ किया कि सदर का जो ख़त था वो पंजाब की हद तक तो दुरुस्त था मगर खैबर पख्तूनख्वा की हद तक उनका ख़त दुरुस्त नहीं था और उन्होंने तस्लीम किया कि गलत तारीख थी, गलत तौर पर तजावुज़ किया, इख्तियार से तजावुज़ किया, ये माना सदर के वकील ने। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब ये तारीख तो गवर्नर ही देगा, अब हम नहीं देंगे, फैसला महफूज है। आपको क्या लगता है कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? हाँ हाँ, कल आपको मेरा मेरा ख्याल है कि कल कोई सरप्राइज आएगा। अच्छा, एनीवेज, क्योंकि देखता रहा हूँ बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसा लगता है कि कल आपको कोई सरप्राइज देखने को मिले। किसके लिए होगा? हुकूमत के लिए, खुद अदालत के लिए तो नहीं होगा। अब पता नहीं, मेरी सिक्स सेंस जो है ना वो ये कह रही है कि कल देयर मस्ट बी समथिंग, क्योंकि अगर जैसे आज चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कुछ देर के बाद जो है वो हम आपको बता देंगे, अनाउंस कर देंगे कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, तो लेकिन उसके बाद जब सब लोग चले गए तो इतला आई कि नहीं जी वो तो कल सुनाया जाएगा। तो ये बात 2 मिनट पहले भी कह सकते थे चीफ जैसे कि 2-5 ये उठ के जाने के बाद, और वहां पे क्या हुआ कि एकदम से ये कहा गया कि जनाब फैसला कल सुनिए। ये वही तो नहीं हुआ जो पहले होता है 9 रुकनी बेंच में। तो अच्छा, वो 9 रुकनी बेंच में जब खबरें निकली ना, वो जब पहले दिन जो है वो आपस में जो सवालात और ये वो अंदर की खबरें बाहर निकली, तो पता चला अब हाँ दरवाजे के पीछे, तो अब ये हुआ है कि वो दरवाजे दोनों बंद कर दिए गए, अब जजों की तरफ कोई नहीं जा सकता और आवाजें भी नहीं आ रही, अब आवाजें भी नहीं आ रही हैं लेकिन खबरें आ रही हैं। अच्छा, तो क्या खबरें? तो खबर ये है कि आज फैसला महफूज नहीं, समाअत मुकम्मल कर लिए, फैसला कल सुनाया जाएगा। ये एक हमने महफूज वाला जो है ना गलत इस्तेलाह है। एक दिन तक तो महफूज ही है। नहीं महफूज नहीं, मैं ये समाअत मुकम्मल हो गया, फैसला। आपके ख्याल में किस तरफ जा रहा है मामला? मेरा ख्याल है अब अगर हम देखें आज की समाअत के अंदर, तो मतीला जान साहब जो फारूक नाइक हैं, आज उन्होंने जो अज खुद नोटिस है उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स जो हैं वो उठाए हैं। ये 184(3) कपट विद 187, ये इस हवाले से, और फिर पहला आज खुद नोटिस मंजूर लाही के केस का, उसका हवाला दिया।
फिर बेनजीर भुट्टो का, वो मतलब है कि उसमें फिर उसके बाद उन्होंने जो इतराज़ात इख्तियार समात के ऊपर, इख्तियार समात के कि ये भाई सो मोटो नहीं बनता, जी हाँ, ये मतलब है कि उन्होंने आज क्या किया है, आज उन्होंने आज खुद नोटिस के ऊपर दोनों केपी असेंबली केपी और पंजाब असेंबली के स्पीकर्स की दरख्वास्त पर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त पर ऐसे इतराज़ात उठाए हैं कि वो उनको इग्नोर करना जो है वो मेरा ख्याल में आसान नहीं होगा। और ये वही है जिस पे जस्टिस या आफरीदी ने जो अपने नोट के अंदर करके और तीनों दरखास्तों ये को मामला हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है, फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे सुन सकती है। जी हाँ, दूसरी एक और बात आप जरा देखें कि फारूक शनाइक ने एक और भी हल्की सी बात में की, वो शायद इधर उधर हो गई, वो ये थी कि मैं फुल कोर्ट की दरखास्त को प्रेस नहीं कर रहा। हाँ, उन्हें दस्तबरदार हो गए। हाँ, क्यों? तो फिर एक तरफ कहते हैं काबिल समाअत नहीं है, फिर कहते हैं फुल कोर्ट, तो ये तजाद हो जाता ना कि भाई एक तरफ आप कह रहे हैं काबिल समाअत नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं अच्छे सारी कोर्ट सुन ले। अच्छा, अब जो है वो कल जो हम आपसे बात कर रहे थे कि जरा पनामा में क्या हुआ था, बेंच बना 5 रुकनी 3-2 का फैसला आया, फिर उसके बाद एक 3 रुकनी बेंच बना और फिर 5 रुकनी बेंच ने किया। तो मुझे ये लगता है कि ये जो ताखीर हुई है ये इस वजह से हुई है कि जो अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट है वो 5 जज साहिबान करेंगे या 7 जज साहिबान करेंगे। ये बड़ा एक सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि 2 जजेस साहिबान जो निकले हैं वो तो पहले ही मेंटेनेबिलिटी के ऊपर उन्होंने अपना फाइंडिंग दे दिया, और चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि उन्होंने अपना माइंड दे दिया। चीफ जस्टिस ने भी ये कहा इनडायरेक्टली। तो फिर क्या हुआ कि जो बेंच था उसमें से 2 जज साहिबान इजाजुल एहसन और जस्टिस नकवी जो हैं वो उठ गए। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने मान लिया तो फिर तो उनको भी साथ बिठाना पड़ेगा। फिर मतीउल्लाह जान साहब वो रिक्यूज कर चुके हैं। अच्छा, वो किस बेस पे, इसी बेस पे को माइंड दे चुके हैं? आपके पास ऑर्डर है, वजूहात हैं, नहीं पता है, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि वो रिक्यूज कर चुके हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस जो अतमन अल्लाह हैं वो भी तो माइंड दे चुके हैं, तो फिर तो चारों को दोबारा बिठाना पड़ेगा। तो 5 रुकनी बेंच पहले माइंड नहीं दे चुका था पनामा के अंदर, फैसला कर चुका था ना, ठीक है ना, वो तो फैसला आया था एक ऑर्डर। जी हाँ, तो ये भी फैसला है ना। अब उसके बाद जो था लेकिन ये जो फैसला आया है, मेरा ख्याल है ये जो फैसला था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच का, ये 9 जजों का फैसला था, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं था। रिकॉन्स्टिट्यूशन का था ना, बेंच दोबारा तश्कील करने का 9 जजों का फैसला था, और चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया गया। साहब ये बताइए कि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का फैसला जज साहिबान ने रिक्यूज होने से पहले किया है या रिक्यूज होने के बाद किया? 9 जजों के दस्तखत थे 27 तारीख वाले ऑर्डर पे जो लास्ट में जारी हुआ, उस पर 9 के दस्तखत। तो वो उठे किस वक्त? तो उसके बाद उठ गए ना, फिर उन्होंने कह दिया कि अब रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, तो रिकॉन्स्टिट्यूट में फिर तो 24 की जो समाअत हुई है उसका ऑर्डर का, 24 के बारे में तो कोई ऑर्डर नहीं है। ये बात तो आपकी सही है, लेकिन अब ये है तो कि 9 मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, ये जो प्रेसिडेंट्स को देखते हुए मुझे ये लगता है, ठीक है, कि कल 7 रुकनी बेंच जो है वहां बैठेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल जो फैसला आएगा उसमें इस बात का इम्कान है कि 7 रुकनी बेंच बैठ के अक्सरियत से ये कह दे कि दरख्वास्तें हम सुन ही नहीं सकते, क्योंकि मामला फिर भी इलेक्शन कमीशन के पास जाना है, और इलेक्शन कमीशन अगर अड़ गया तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? तो आइन में सुप्रीम कोर्ट ने तारीख नहीं देनी, और इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है कि तारीख बदल भी सकती है। देखे ना, बार बार अदालत ये कहती रही है कि हमने ये फैसला करना है इस नुक्ते के ऊपर कि तारीख देने का इख्तियार किस अथॉरिटी के पास है? तारीख देने का। तारीख देने का ये भी कहा कि भाई फर्जी तारीख का नहीं है, और आज तो फर्जी तारीख मांगते रहे, मतलब फर्जी तारीख ही दे। क्या हमने आज देखा मतीउल्लाह जान साहब के साइलिन अमूमन मांगते हैं अदालत से कि सर मेरा मुकदमा फलां तारीख को लगा दे। आज अदालत जो है साइलिन से कह रही थी कि कोई तारीख दे दें, और साइलिन कह रहे थे कि ये हमारा इख्तियार नहीं है आपको तारीख देने का, उन्होंने कहा कोई फर्जी तारीख ही दे दें। तो पीपल्स पार्टी ने इंडायरेक्टली ये कहा कि तारीख देना सियासी जमातों का काम नहीं है, वो ये कहना चाहते हैं कि आपका भी काम नहीं है, आप भी जरा परे ही रहे इस बात से। जाहिर है बहुत सारे तो क्या, अच्छा वापस आ जाए, आपके ख्याल में अक्सरियत वो कहेंगे ये काबिल समाअत ही नहीं है? वापस आ जाए। जब मंसूर अवान एतराज़ात उठा रहे थे और फारूक शनाइक के जो एतराज़ात थे वेहेमेंटली, बहुत वजन है इनके एतराज़ात, सवा एक के, जो उन्होंने एक दलील दी थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन का ऐलान करना है। 90 दिन में इलेक्शन भी तो होती है ना, मतलब लेकिन वो बड़ा ही अजीब, मुझे वाकई बहुत अजीब लगा। फारूक नायक साहब से कम से कम ये तवक्को नहीं थी कि वो क्लियर प्रोविजन 224 की जो आइन की है, लिखा हुआ है कि होल्डिंग अप इलेक्शन विद इन 90 डेज एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डेट, और वो 105 पढ़ के कह रहे थे कि नहीं सिर्फ
तारीख का ऐलान करना 90 दिन। एनीवेज वो चलें एक आर्गुमेंट के ऊपर, लेकिन मैं उसको डाइवर्शन समझता हूँ। ठीक है। एनीवेज तो उस पे जो है बेंच की जो साख थी उस पे इवन चीफ जस्टिस भी जो है मुतवश्शिश हो गए थे। अच्छा। जस्टिस मंदोखेल साहब भी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये नोट किए हैं बाकायदा चीज। बेंच की साख नहीं, ये जो आर्गूमेंट्स हो रहे मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो आर्गूमेंट्स हैं और ये कि हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग मामलात हैं और ये कहा गया कि 184(3) के अंदर जो कि आईनी अदालत ने फैसला दे दिया हो उसको इस इख्तियार समात में कैसे वो किया जा सकता है। और तहरीक इंसाफ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एपिलेंट है और उन्होंने ये नहीं बताया जो कि यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट में है कि ये मुकदमात पहले ही जेरे इल्तवा हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा एतराज लगता है जो कि अवॉइड किया और सुप्रीम कोर्ट रूल्स का उन्होंने उसके अंदर हवाला दिया। सही, बिल्कुल। तो ये बड़े जो थे, मुझे ये लगता है कि इन आर्गुमेंट्स ने जो है जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंदोखेल, इन पे काफी असर किया है। चीफ जस्टिस काफी उस पे तशवीश का इजहार हुआ है और बाकी इधर जो है वो बेंच एकदम से खामोश हो गया। इस पे सवालात जवाबात नहीं हुए। बहरहाल इसके ऊपर जो लगता ही है, अब लगता ही है क्यों, मैं आपको बताऊं जो मुझे लग रहा है, इस बात का इम्कान है कि इस बात का फैसला हो जाएगा कि तारीख का ऐलान किसने करना है। और मोस्ट प्रोबेबली इम्कान इस बात का है कि आइन की 105 को तशरीह किया जाएगा वंस एंड फॉर ऑल। और जो सदर का खत है उसकी तशरीह नहीं करने बैठी सुप्रीम कोर्ट, आइन की तशरीह करने बैठी। हाई कोर्ट्स में एक हाई कोर्ट आइनी अदालत है ना, बिल्कुल है। तो वहां पे किस चीज की तशरीह हो रही थी? देखें अभी तक हाई कोर्ट पे मुकदमा यही था, हाई कोर्ट ने 105 के तहत गवर्नर तारीख दे। हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो सिंगल बेंच का, वो डिस्पोज ऑफ हो गया ना। इंट्रा-कोर्ट अपील पड़ी है, हक में आ गया। इंट्रा कोर्ट अपील पेंडिंग है, कोई कंफ्लिक्टिंग जजमेंट नहीं है किसी हाई कोर्ट में अभी तक। पेशावर हाई कोर्ट में कोई कंफ्लिक्टिंग जजमेंट नहीं है। देखें तो सुप्रीम कोर्ट एन मुमकिन है गवर्नर को कहे कि पंजाब में भी और KPK में भी गवर्नर तारीख दे, मगर इस तारीख के देने के बावजूद भी इलेक्शंस क्या हो जाएंगे उस तारीख पे, वो फिर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। क्योंकि चीफ जस्टिस ने जो बात की थी ना कि फर्जी तारीख ही दे दें, हाँ, तो उन्होंने खुद कहा था कि फिर उसके बाद अगर वो हो क्रॉस हो तो फिर मामला हमारे पास आए और कहा था कि मामला दोबारा हमारे पास। जान साहब सवाल यही आ जाता है कि अदालतें जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने भी तो कोई फैसला करना है, उसके बाद मामला भी सुप्रीम कोर्ट ही के अंदर आना है। मेरा तो ख्याल सुप्रीम कोर्ट किस तरह से, ये एक मुश्किल देखें प्रेपोजिशन है। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दे दिया तारीख देने का तो इलेक्शन कमीशन फंस जाएगा। अगर गवर्नर को दिया तो इसका मतलब है हुकूमत के लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए मुझे तो फिलहाल लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को आगे ले जाने है। चले देखिए कल तक की बात है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और बड़ा केस जो सुप्रीम कोर्ट में जिसकी गूंज उठी कुछ देर के लिए, मगर फिर वो मामला अभी सामने नहीं आया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में कुछ हुआ ऐसा कि जिसमें चीफ जस्टिस के अपने अख्तियारात के ऊपर सवाल उठ गए और एक तरफ चीफ जस्टिस जो है वो आइनी शख्सियात के अख्तियारात पे फैसला देने जा रहे हैं और दूसरी तरफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने ही चीफ जस्टिस के बेंच बनाने और केस लगाने के अख्तियारात के हवाले से कुछ फैसला दिया है, कुछ ऑर्डर दिया है जो वेबसाइट पे अपलोड अभी तक नहीं हो पा रहा। इसके बारे में वक्फे के बाद बात करते हैं। दूसरों के घरों के फैसला तो बाद में होगा, मगर अपने घर के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, जहां एक तरफ इस बात का फैसला हो रहा था कि आखिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख कौन देगा, तो मगर एक और कमरा अदालत के अंदर जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस जाहिया आफरीदी इस बात पर सवाल उठा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने मुकदमात कौन लगाएगा और कैसे हटाए जाएंगे और ये कौन तय करता है कि कब किस जज से कौन सा मुकदमा लेकर किसी और बेंच के सामने लगा दिया जाए। जी हाँ, इस ऐसे ही एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस जाहिया आफरीदी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी कमरा अदालत में तलब कर लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के बीच कुछ मुकालमा हुआ। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि बेंच क्यों तब्दील किया गया उनका। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुझे चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ने बेंच बदलने के लिए कहा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बेंच स्टाफ अफसर चलाता है?
पूरी दुनिया इस केस को देख रही है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस के स्टाफ अफसर की जुबानी हदायत पर बेंच तब्दील किया गया। बेंच तब्दील करने की मंजूरी चीफ जस्टिस ने दी थी। जस्टिस काजी फाजिसा ने अपने रिमार्क्स में कहा कि बेंच आप नहीं हम चलाएंगे। मैं बतौर जज अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, मुमकिन नहीं ऐसे हालात में आज के केसेस सुनूं। मुकदमात को फर्स्ट कम फर्स्ट यानी पहले आइए पहले पाइए के असूल के मुताबिक मुकर्रर क्यों नहीं किया जाता? मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में शफाफियत नाम की कोई चीज़ नहीं। 1999 के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा हैं और हम 2022 की अपीलें सुन रहे हैं। कोई तो वजाहत होनी चाहिए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, सवाल यह है कि बेंच में जस्टिस हसन रिजवी साहब थे तो बेंच क्यों तब्दील हुआ? मुकदमात मुकर्रर करने का क्या तरीक़ेकार है? रजिस्ट्रार ऑफिस जो भी काम करे वो तहरीरी सूरत में होना चाहिए। तो ये एक कयूम सदीकी साहब बड़ा ही एक हंगामा खेज एक समात रही है जस्टिस काजी फाजिसा की अदालत में, और वो मुकदमात सुनने से इनकारी हो गए दोनों जजेस। नहीं, क्या हुआ? हुआ ये है कि उन्होंने क्यों मुकदमात नहीं सुने, इसमें कोई जो है ना, मेरा ख्याल है कि क्योंकि हमारे उस सूरत हाल को हम कैसे बयान करें, उसके लिए यही था कि उन्होंने जो अब आज फिक्स मुकदमात हैं वो उनकी समात से माजरत कर लिए और उन्होंने अपोलोजाइज किया उन वकला से और लिटिगेंट से कि हम जो है आपके मुकदमात नहीं सुन क्यों सकते। नहीं सुने? क्यों नहीं सुन सकते? और उसकी वजह यही बुनियादी सवाल कि जब काजी फाइजिसा अदालत में आए हैं तो उन्होंने कहा कि बेंच बदल गया है और जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ उनका बेंच है। उससे पहले जस्टिस हसन रिजवी के साथ उनका बेंच था जिसमें 3 दिन का मुकदमा और जस्टिस हसन रिजवी केस सुन रहे थे कुछ दिनों से, अचानक कल उन्होंने वो बेंच खत्म कर दिया चीफ जस्टिस ने और एक नए केसेस लगा दिए सामने, नए केसेस और बगैर किसी वजह के अचानक हुआ सब कुछ। यही जब उन्होंने पूछा कि बेंच क्यों बदला, मेरा बेंच क्यों बदला, तो उस पे रजिस्ट्रार ऑफिस से उन्होंने कहा कि कोई ऑर्डर आया होगा, कुछ आया होगा, तो ये बेंच बदला कैसे, आप कैसे काम करते हैं ये? तो उन्होंने कहा कि जी चीफ जस्टिस के स्टाफ अफसर की जुबानी हिदायत के ऊपर जो है वो हमने प्रपोजल बनाया और उसकी बाद में चीफ जस्टिस ने मंजूरी दी। उन्होंने कहा इसकी कोई वजूहात दी होंगी आपने, वो कहाँ है? उनके पास कोई ऐसी वजूहात नहीं थी और इस पर जो है वो फिर खासी चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा जो हैं उन्होंने और जस्टिस याहिया अफरीदी बहुत सारे सवालात किए कि ये किस तरह से तरीकाकार होता है और क्यों नहीं सुना। वो इसलिए उन्होंने कहा कि कल को ये तासुर जाएगा कि बेंच बदल के नई कॉजेस लगा के अपनी मर्जी से बेंच बना के और अपनी मर्जी के केस लगा के फैसले करते हैं जज साहिबान। तो ये जो परसेप्शन भी है ये इंसाफ का कत्ल होने के मुतरादिफ है। तो इसलिए मैं इस मुतकाद सुनने से मगर करीम सिद्दीकी साहब सवाल ये पैदा होता है, वो जो कहते हैं ना टू बी द डेविल्स एडवोकेट, मैं इसमें डेविल किसी को नहीं कह रहा कि चीफ जस्टिस अपने आप को कह रहे हैं, चीफ जस्टिस इज मास्टर ऑफ द रोस्टर और ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने डिक्लेयर किया एक फैसले में कि चीफ जस्टिस ऑल इन ऑल है और ये कानून के मुताबिक उसका अख्तियार है कि वो बेंच की तश्कील दे और वो ये फैसला करे ऑन इज ओन कि कौन से जजेस कौन से मुकदमात सुनेंगे। तो फिर इसमें आईनी और कानूनी तौर पे एतराज कैसा? मतीउल्लाह जान साहब, सुप्रीम कोर्ट रूल्स भी हैं। आज उस ऑर्डर जब आप आएगा वो आप पढ़ेंगे कि जिसके अंदर बेंच की तश्कील और मुकदमात की फिक्सेशन के हवाले से पूरे गाइडलाइंस जो हैं वो फराहम की गए। इससे कोई केवल नहीं है कि चीफ जस्टिस, और ये उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस बनाते हैं बेंच और वो है, लेकिन उसकी कोई कानूनी वजूहात तो देनी पड़ेंगी। ये नहीं हो सकता ना मतीउल्लाह जान साहब, गुलाम अहमद डोगर का केस जो है वो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को कहें कि आपने जुबानी अहकामात के ऊपर कैसे ट्रांसफर कर दी और तलब कर लिया और अपना जो है वो जुबानी फोनों पे केस लग रहे हैं और मतलब दिस इज क्योंकि दे आर द कोर्ट ऑफ लॉ, वेयर इज द ट्रांसपेरेंसी देन? यही बात आई कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद 10A ड्यू प्रोसेस इज द फंडामेंटल राइट। तो ये ड्यू प्रोसेस जो है उसको क्यों फॉलो नहीं किया जाता? और इस तरह से तो आधा कत्ल तो कहते हैं कि यही हो जाता है। और दूसरा ये कि ना सिर्फ इंसाफ हो बल्कि होता नजर भी आए। आज के ऑर्डर के अंदर जज का ओथ, कोड ऑफ कंडक्ट और ये सारी बातें और रजिस्ट्रार ऑफिस का मौकफ, ये सारा कुछ शामिल किया गया। मगर क्या ये कयूम सिद्दीकी साहब, क्या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को ये अख्तियार है कि वो मुकदमात सुनने से इनकार कर दे? क्योंकि वो अगर ड्यूटी पे है तो मुकदमात तो पूरे सुनने चाहिए। अपना एतराज जो भी हो, मुकदमात को छोड़ने का अख्तियार क्या सुप्रीम कोर्ट के पास किसी जज के पास है कि मुकदमात छोड़ के चला जाए और एहतजाज करे? जैसे वकील बायकॉट कर देते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस तरह बायकॉट कर सकते हैं?
मैंने आपको बताया कि उन्होंने पूरी रीजनिंग दी है उसकी कि क्यों उन्होंने ये आज समाअत नहीं की है। और इस ऑर्डर को चैलेंज कौन करेगा? कौन फरीक करेगा? देखें ये मतलब ऑर्डर 2 जजों का फाइनल हो गया, मतलब इसमें फरीक कौन है? इसमें जज खुद फरीक हैं। अब ये जो है बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अब इसमें ये क्या कोई उस तरह की लिटिगेशन है या ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव नौयत का मामला है, जिस एडमिनिस्ट्रेटिव नौयत के मामले के ऊपर उन्होंने जो है वो सबके सामने खुली अदालत में ये करना जरूरी था? क्या ये इंतजामी साइड पे जजेस साहबान जो जिस तरह करस्पॉन्डेंस करते हैं वो नहीं कर सकते? खुली अदालत में ऐसा क्यों किया गया? क्या कोई आईनी सवाल उठाया? क्या ये सुओ मोटो के लिए चीफ जस्टिस के पास भेजा गया कि आप इसमें नोटिस लें और एक्शन लें? देखिए अभी तक जो है वो ये ऑर्डर नहीं आया है। इस ऑर्डर के अंदर आगे क्या है, क्योंकि एक मौके के ऊपर आके जो है वो ऑर्डर को रोक दिया गया था और ये कहा गया था कि इसको वेबसाइट पे जारी किया जाए। मेरे ख्याल वेबसाइट पे अभी नहीं आया है। अब ये देखने वाली बात है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइट के ऊपर है या नहीं है। जो इसमें सवाल उठाया गया है वो ये उठाया गया है कि बेंचेस की तश्कील और मुकदमात की फिक्सेशन, क्या ये मगर ये वो सवाल है कि एब्सोल्यूट सवाबदीद है? ये दो जजों ने ये वो सवाल उठाया है जिसका जवाब 5 जजेस पहले अपने फैसलों में दे चुके हैं। तो सवाल यही पैदा होता है कि वो इंतजामी साइड पे उठाना चाहिए था या खुली अदालत? बेंचेस की फिक्सेशन के हवाले से नहीं है, वो है कि अज खुद नोटिस का इख्तियार किसका है। वो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज की जात में मुर्तकिज कर दी गए। बहरहाल ये काबिल बहस जुबानी कलामी बेंच, क्योंकि वैसे भी रजिस्ट्रार जब एतराज करता है तो उसकी अपील जजेस के सामने लगती है। तो रजिस्ट्रार जो एतराज करता है फिर ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि कहीं से जुबानी टेलीफोन कॉल के ऊपर एतराज़ात लगवाए भी जाते हैं। तो फिर इस तरह का तासुर बनना भी एक कुदरती बात है। एक ट्रांसपेरेंसी की बात हो, ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत का तकाजा है कि हर चीज़ इन राइटिंग हो, उसके रूल्स हों, कवायद हों, और वो कवायद अब आप देखेंगे उनसे पूछा गया कि भाईजान वो कागजात ला दीजिए, वो नोट ला दीजिए, वो सारी कुछ भी नहीं था, कोई फाइल जो है जैसे वो इलेक्शन कमीशन के पास कुछ नहीं था। बहरहाल इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो तलब कर लिया गया, मगर क्या यहाँ पे किसी को तलब किया जा सकता था? बहरहाल एनीवे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पुलिस ने रवायती हटदर्मी का मुजाहरा किया और तो और सहाफ़ियों पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर तशद्दुद किया गया। आखिर ये किसकी तौहीन है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद सहाफ़ी प्रोग्राम में अब बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कानूनी महाज के ऊपर जारी जंग, और आज 3 मुकदमात में साबिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़मानत कबूल हुई, मंजूर हुई, मगर एक मुकदमे में तोशाखाना के हवाले से जो ट्रायल हो रहा है उसमें उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करने वाले जनाब साकिब बशीर। साकिब बशीर, बहुत शुक्रिया। मगर मुख्तसरन जो आज की कार्रवाई हुई वो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि एक तो इलेक्शन कमीशन के बाहर जो एहतजाज वाला केस था उसमें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से इमरान खान की ज़मानत मंजूर हुई है। फिर एक ममनुआ फंडिंग का केस था जो बैंकिंग कोर्ट के सामने ज़ेर समाअत था, उसमें भी इमरान खान की ज़मानत मंजूर हुई है। फिर मौसम राजा इक़दाम कत्ल केस जो कि इलेक्शन कमीशन के सामने ये वाक़या हुआ था जब वो तोशाखाना रेफरेंस का फ़ैसला आया था शायद, तो उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की ज़मानत मंजूर हुई है। मगर तोशाखाना केस जो एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में लगा था उसमें नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, क्योंकि पहली 3 समातों पर इमरान खान नहीं आए और आज भी नहीं आए, और अब 7 मार्च 2023 तक उनकी समात जो है वो मुलतवी हो चुकी है। तो साकिब बशीर साहब, इस सबसे अहम केस कौन सा था, और इमरान खान की पेशी के हवाले से कुछ आप बताना चाहेंगे? क्या सूरत हाल रही? सबसे अहम केस जो है वो 2 थे आज की। अगर 4 केसेस में बात की जाए तो 2 केसेस बड़े अहम थे। एक तो जिसमें इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, ये बहुत मैच्योर लेवल पर ये केस पहुंच चुका है। आज जो अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करनी थी, तारीख रखी हुई थी, बल्कि सुबह अदालत ने कहा भी कि अगर आप जुडिशल कम्प्लेक्स आ रहे हैं तो यहाँ पे भी आप आ जाएँ, फ़र्द जुर्म आयद होनी है तो फिर आप वापस चले जाइएगा, जो भी आपने हाजिरी लगाएं। और दूसरा जो केस है वो है बैंकिंग कोर्ट वाला। मगर तोशाखाना केस में क्या इमरान खान आ नहीं रहे थे? वो कोई कहता रास्ते में थे और उन्होंने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, तो वो आ ही नहीं रहे थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल रात को ही जो पीटीआई लेवल पे ये चीज़ तय हो चुकी थी कि इस्लामाबाद कचहरी में वो नहीं जाएंगे, और उसकी वो रीज़न वो ये दे रहे हैं
कि एक तो वो कहते हैं कि यहाँ पे पहले भी एक दहशतगर्द हमला हो चुका है, और दूसरी वो रीज़न ये देते हैं कि वजारत दाखिला ने कोई अलर्ट जारी किया जिसमें इमरान खान के हवाले से ये कहा गया कि उनको कोई अदालत में पेशी के दौरान अटैक किया जा सकता है, उन पर कोई खुदकुश हमला हो सकता है। तो वो उन्होंने ये रीज़न मेन बनाई कि, और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद कचहरी में क्योंकि 7-8 रास्ते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं हो सकते, इसलिए हम जो है वो किसी तो अब ये नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी का क्या मतलब है? नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी का मतलब ये है कि अदालत में, असल में अदालत ने इंश्योर करना होता है कि उसकी पेशी जो है वो यकीनी बनाई जाए 7 मार्च को। अब ये वारंट जो है वो पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस ये है कि ये नहीं हो सकता कि आज उनको गिरफ्तार कर ले या कल कर ले, क्योंकि 7 मार्च की पेशी के लिए जो रिक्वायर्ड है कि नाकाबिले ज़मानत वारंट, तो वो पुलिस जो है उनको 6 को 5 को गिरफ्तार करके, मतलब जो प्रोसीजर है, एक 7 को जो है वो अदालत के सामने पेश कर सकती है, क्योंकि अदालत ने बुनियादी तौर पर उनकी जो पेशी है यकीनी बनाने के लिए ये किया है। इमरान खान के खिलाफ ये तकरीबन चौथी या 5वीं समाअत है जब अदालत बार बार नोटिस कर रही है, और आज जो है वो उनके लिए हतमी ये था कि आप जो है वो हर सूरत में आज आएंगे। अच्छा, ये फिर भी वो नहीं आए। ये बैंकिंग कोर्ट में क्या हुआ, जहां इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, वहां तो पेश हुए इमरान जी, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए और बैंकिंग कोर्ट में। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का केस जो है वो बज़ाहिर कुछ भी नहीं है, वो संजानी में मुकदमा है 780, आपको पता है दहशतगर्दी की दफा लगी हुई है, इमरान खान के हवाले से जो है वो उसको किया गया है। तो अगर ये केस आगे चलेगा भी तो उनको कोई ज्यादा जो है वो डंट नहीं डाल सकता। बैंकिंग कोर्ट वाला जो केस है उसके पीछे ममनुआ फंडिंग का वो फैसला है, जिसके तनाजुर में FIA ने अलग से तहकीकात की है। उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया है। इमरान खान की जमानत जो कंफर्म हो गई है ये उनके फेवर में जाता है, और कंफर्म होने के पीछे भी ये था कि को अक्यूज की जमानत हो चुकी थी इसलिए हुआ। लेकिन ये जो केस है जो ममनुआ फंडिंग में फॉरेन एक्सचेंज एक्ट वाला, ये आगे चलकर जब ट्रायल होगा तो ट्रायल में इमरान खान के लिए ट्रायल या ट्रायल के बाद को फैसला आएगा तो हर्डल क्रिएट कर सकता है। और दूसरा वो जो आपने फौजदारी कार्रवाई वाला जिसमें नाकाबिले जमानत वारंट हुए हैं, वो जब केस आगे बढ़ेगा तो ये एक मैच्योर लेवल की तरफ बढ़ रहा है, और उसमें सजा भी 3 साल की सजा और जुर्माने की भी है। अगर वो ममनुआ फंडिंग केस या तोशाखाना किसी एक में भी सजा हुई तो वो नायल हो सकते हैं, बेशक सजा 1 या 2 मंथ या 6 मंथ की भी। ये नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी का मतलब ये है कि अब 7 मार्च को पुलिस ने हर हाल में गिरफ्तार करके पेश करना है। अगर उससे पहले उन्होंने हाई कोर्ट से कोई जमानत ना ले ली, कोई उन्होंने किसी हाई कोर्ट से रुजू ना कर लिया, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही कर सकते हैं। लेकिन खान साहब तो वापस जमानत पार्क जो है वो रवाना हो चुके हैं। तो वहां से ट्रांजिट बेल तो लाहौर हाई कोर्ट से तो मिल ही जानी चाहिए। जी, वो ट्रांजिट बेल लेंगे और उसके बाद राहदारी जमानत लेंगे। अच्छा, कल एक और अहम केस लगा है, कल 1 मार्च है, टेरियन वाइट का केस है, और अब बैरिस्टर जो एडवोकेट सलमान राजा हैं वो दलाइल के लिए तैयार हैं, मगर दूसरी तरफ जो दरखास्त गुजार के बड़े वकील थे सलमान भट्ट साहब, वो अलील हो गए, खबरें आ रही हैं, और उनकी जगह हामिद शाह जो हैं एडवोकेट एक नए वो भी पेश हो रहे हैं। मगर सलमान राजा कहते हैं कि वो दलाइल के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ एडवोकेट हामिद जो है, बैरिस्टर हामिद, वो भी दलाइल के लिए तैयार हैं। तो कल की क्या सूरत हाल है? लास्ट हियरिंग पे क्या ऑर्डर हुए थे? लास्ट हियरिंग पे ये ऑर्डर हुआ था बड़ा कैटेगोरिकली, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो उस बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने कहा था कि आप 1 मार्च आपको हम दे रहे हैं, 1 मार्च पे आपने इसकी मेंटेनेबिलिटी पे बात करनी है। जो सलमान भट्ट साहब अगर वो नहीं आए तो वो अलग सिचुएशन होगी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम जी मेरिट्स को भी बात करना चाहते हैं। तो कियानी साहब ने यहाँ पे भी कह दिया कि आपने अगर मेरिट पे करनी है तो कर दें। ये अपना मेरिट से मुराद ये है कि उस सवाल का जवाब दे कि टेरियन वाइट बेटी है या नहीं है। लेकिन जो सलमान अकरम राजा है वो ये कहते हैं कि हमने पहले मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करवानी है और उसके बाद जो है वो आगे जाएंगे। चले, एक और मामला बड़ा अहम, साकिब रशीद साहब, यूँ तो सहाफ़ियों के साथ शायद ये अब रोज़ का मामूल बन गया है पाकिस्तान में, और आप भी उन बहादुर सहाफ़ियों में शामिल हैं जो पुलिस का तशद्दुद बर्दाश्त करने पे अपने फ़राइज़ की अंजामदही में मजबूर हुए, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आप पे पुलिस ने तशद्दुद किया, दूसरे सहाफ़ियों पे भी। इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, मगर ये वाक़या क्या हुआ? इस्लामाबाद पुलिस ने ऐसा क्यों किया? इस्लामाबाद पुलिस बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है, मैं अगर क्रक्स बताऊं आपको तो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा प्लान्ड किस्म का ये मामला था। सुबह मैं जब पहले जुडिशल कम्प्लेक्स से हाई कोर्ट में जब आए तो पहले स्टेप पे जिस बंदे ने मुझे रोका वो बंदा मुझे बाई फेस बाई नेम जानता है, मिलता रहता है, और उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। एंट्री नहीं हो रही थी, एक जगह एंट्री नहीं हो रही थी, फिर हाई कोर्ट के अंदर एंटर होने के लिए तकरीबन 20-25 मिनट लग गए। मैंने रजिस्ट्रार से पूछा, उन्होंने हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई। मैंने चीफ जस्टिस ऑफिस से पूछा, उन्होंने कहा हमने कोई पाबंदी नहीं, सिक्योरिटी ऑफिस ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन वहां पे रोके रखा। फिर बड़ी मुश्किल से बहरहाल मैंने जो रजिस्ट्रार सिक्योरिटी थे उनको कहा कि अंदर जाएं। अच्छा, जो रजिस्ट्रार सिक्योरिटी है जो वहां पे हाई कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फेस है कि अंदर की सिक्योरिटी सारी उसने देखनी होती है।
दो गेट थे, दोनों पे ताले लगे हुए थे। जब वो खुलवाने आए तो पुलिस ने कहा कि अहकाम बाला से बात करें, फिर हम जो है वो ये खोलेंगे। तो ये बड़ा मेरे लिए गैर मामूली था। 80% जो हमारे सहाफ़ी हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर थे। ये बहुत ही गैर मामूली मामला हुआ और तकरीबन 4-5 सहाफ़ी जो है वो कोर्ट के अंदर तक पहुंच चुके हैं। जो मेरे साथ वाकया हुआ, उस वाकई की थोड़ी सी मैं तफसील आपके साथ शेयर कर दूं कि पुलिस को, हमारे एक दोस्त थे, अंदर आ गए तो हमारा अमूमी तौर पर ये होता है कि हम बता देते हैं कि ये हमारे जर्नलिस्ट हैं, इनको अंदर आने दें। और जो बड़े क्लियर ऑर्डर भी हैं चीफ जस्टिस के या हाई कोर्ट के भी, तो मैं बता ही रहा था। अच्छा, उन्होंने उसको छोड़ा, उसको कहा हम तुझसे पूछ लेते हैं, और बड़ी गलीज किस्म की जुबान उन्होंने मेरे हवाले से इस्तेमाल की। हालांकि मैं उनको कह रहा हूं कि यार मैं यहाँ पे होता हूँ और आप मुझे जानते हैं, अक्सर उनमें से जानते भी हैं। जब ये सारा वाकया हो चुका जो आप वीडियो में देख रहे हैं, उसके बाद मेरे पास वहीं से पुलिस वाले 1-2 आए, उन्होंने कहा यार हम तो आपको पहचान ही नहीं सके। और वो लोग हैं जो हर रोज सुबह दोपहर शाम मुझे मिलते हैं, सलाम दुआ होती है। तो ये जो मुझे पता लगा है कि असिस्टेंट कमिश्नर है अब्दुल्ला, उनकी जानिब से कोई ऑर्डर्स थे, जिन ऑर्डर्स के बाद ये सारा मामला हुआ है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इहाते के अंदर जो हुआ है ये गैर मामूली इसलिए भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कंसर्न लोग हैं, जो जजेस हैं, वो भी हैरान है कि अंदर सारा कुछ जो है वो हुआ है। आपने कोई कंप्लेंट अभी फाइल की? बिल्कुल, हमने पुलिस कंप्लेंट फाइल की है और उसमें असिस्टेंट कमिश्नर जो अब्दुल्ला, उनका और बाकी हमने कहा है कि सारे लोग नजर आ रहे हैं, उसमें जो कुछ हो रहा है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। बहरहाल जी, ये दरख्वास्त तो साकिब बशीर ने भी कर दी है और ऐसी दरख्वास्तें पहले भी इस्लामाबाद में सहाफ़ियों की तरफ से बहुत सी आती रही हैं, मगर पुलिस बज़ाहिर जो है अपने ही लोगों के खिलाफ ना तो FIR काटने में कोई दिलचस्पी दिखाती है और ना ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने में। तो यकीनी तौर पे पुलिस की तरफ से सहाफ़ियों के खिलाफ अदालत आलिया के अहाते में इस तरह का इकदाम बड़े सवालिया निशान खड़े कर रहा है, न सिर्फ ये कि पुलिस के इदारे पे बल्कि अदालत के ऊपर भी। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।